आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे। ममता बनर्जी ने सूपड़ा साफ कर दिया है, उनको बहुत बहुत बधाई। वेस्ट बंगाल, जहां से भारत का उदय हुआ, भारत में इंटेलेक्ट यहां से आया, पुनर्जागरण रिनेसा यहां से आया। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण परमहंस, सत्यजीत रे, अनगिनत इंटेलेक्चुअल्स यहां से निकले। लेकिन उसके बावजूद वेस्ट बंगाल बहुत ही अनडेवलप्ड है, डेवलप नहीं है वेस्ट बंगाल। इतना ज्यादा इंटेलेक्ट, यहां के लोग इतने मेहनती होते हैं, इतने जीनियस होते हैं। मेरे कॉलेज में जो बंगाली थे वो इतने जीनियस थे कि क्या बताएं। एक्सट्रीमली गजब का इंटेलेक्ट, क्योंकि उनको पढ़ने का शौक होता है। कितनी किताबें पढ़ते कि क्या बताएं। जिस चीज में हाथ रख देंगे उस चीज को बिल्कुल घुस जाएंगे उसके अंदर, पूरी जानकारी। बट स्टिल वेस्ट बंगाल थोड़ा सा पीछे है, थोड़ा सा क्या, काफी पीछे है। अब इसका रीजन क्या है हम इसमें जानेंगे। वेस्ट बंगाल कितना ज्यादा डेवलप हो सकता है वो भी हम जानेंगे। तो हम वेस्ट बंगाल की स्टडी करेंगे। फिलहाल यह है कि कमाल का काम किया है ममता बनर्जी ने। 213 सीटों से टीएमसी ने सूपड़ा ही साफ कर दिया। बीजेपी ने भी सही किया, मतलब बीजेपी को अगर देखो तो बहुत कम सीटें मिली थी, उनकी भी सीटें काफी अच्छी खासी बड़ी हैं। तो आप ये समझिए कि इस बार जो बंगाल का इलेक्शन रहा वो ठीक रहा। ठीक है, तो हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की केस स्टडी ऑफ वेस्ट बंगाल। मैंने इससे पहले नॉर्थ ईस्ट की केस स्टडी बनाई थी, उसमें काफी अच्छा प्यार मिला था आपका। तो अब ऐसे ही प्यार देते रहिए, मैं राज्यों की केस स्टडीज बनाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो। कितना टाइम लगेगा? 5 लाख अभी तक हो जाने चाहिए थे। मैंने सोचा था 1 मई तक हो जाएंगे, लेकिन अब 4 मई हो गया है, अभी तक 496 है। तो ऐसा ना करो यार, हमारे टारगेट थोड़ा बड़ा है, तो आप उसको मीट करने में हमारी हेल्प करो। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, और डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मैंने वेबसाइट का लिंक लगाया है। आपको बता दो, हमारी वेबसाइट चालू हो गई, तो वहां पे आप जरूर आओ, देखो कैसा है। और अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट लगे तो वो भी हमको बताओ। टेलीग्राम पे 19,500 सब्सक्राइबर हैं। खबरी ऐप पे मैं आ गया, वहां पे छोटी छोटी स्टोरीज डालता हूं, तो वहां पे आप मुझे जरूर फॉलो करो। तो ये आप देख सकते हो, ये प्यारा भारत, और ये है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल बहुत बड़ा था। ये आप देख रहे हो ना, पूरा झारखंड और उड़ीसा के कुछ पार्ट, बिहार का, तो ये पूरा बांग्लादेश उस समय, तो ये पूरा का पूरा एरिया वेस्ट बंगाल कहलाता था। देखिए, ब्रिटेन जो है, इंग्लिश वेस्ट बंगाल में है, बंगाल में है, वेस्ट बंगाली बंगाल में है। बंगाल वॉज हाईली फर्टाइल, और अभी भी इट इज हाईली फर्टाइल। तो बंगाल में ही आने की वजह से, क्योंकि वो इतना अमीर था, ब्रिटिश ने भारत पे कब्जा किया। कब्जा तो नहीं किया, लेकिन उनका आधिपत्य जो है वो स्टैब्लिश। बहुत बड़ा है बंगाल, तो इसीलिए बहुत बड़ा था बंगाल। तो ब्रिटिशर यहां पे ही आए, फर्टाइल था, पैसे बहुत ज्यादा थे। अब फ्रांस जो है वो साउथ में गया, वो चेन्नई में गया, मद्रास में गया, तो फ्रांस को उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली नहीं। यहां पे बंगाल सीधा पोर्ट का एक्सेस, एकदम हालत खराब कर दी। तो वेस्ट बंगाल से समझ लीजिए, जब जब बंगाल पे जब जब बंगाल को प्रॉपर यूटिलाइज किया है, बहुत जबरदस्त रहा है ये। और अभी भी अगर बंगाल को प्रॉपर यूटिलाइज करे, कैपिटलाइज करे, तो भारत के लिए बहुत शानदार रहेगा ये, क्योंकि स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है बंगाल की। आप देख सकते हैं, हम बांग्लादेश से सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करते हैं, तो पूरा बंगाल और मेघालय और मिजोरम, आप देख सकते हैं ना कितना बड़ा बॉर्डर है ये, बांग्लादेश से हम शेयर कर रहे हैं। बांग्लादेश पहले भारत का ही पार्ट था। देखिए, मैं इतिहास में नहीं जाऊंगा इतना, हम केस स्टडी कर रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जब भारत आजाद हुआ, तो इधर ये बांग्लादेश, यहां पे आज भी बांग्लादेश में सब बंगाली मुस्लिम्स तो हैं, जो बंगाली बंग भाषी। तो ये समझिए कि ये मुस्लिम मेजोरिटी था, तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हो गया। अब इंडिपेंडेंस पे मैंने पूरी एक सीरीज बनाई, आप देख लीजिएगा, भारत को आजादी कैसे मिली, 30 लेक्चर्स की। तो फिर बाद में ये ईस्ट पाकिस्तान को 1971 में आजाद कराया। तो अभी जो बंगाल है वो आप देख सकते हैं, इतना सा है। ये है सुंदरबन डेल्टा, बड़ा इंपॉर्टेंट, जिस पे मैंने सेपरेट लेक्चर लिया है। ये इतना सा वेस्ट बंगाल, काफी बड़ा है। वैसे वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, द हिस्टोरिक कोलकाता। पश्चिम बंगाल बोला जाता है, बंग भाषी यहां पे रहते हैं। भारत का चौथा मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, लगभग 10 करोड़ के आसपास यहां पे आबादी है पूरे बंगाल में। चौथा मोस्ट पॉपुलस, एरिया वाइज 14th लार्जेस्ट स्टेट है। ठीक है, और मैंने बताया कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन आप देख सकते हैं, इधर आप आइए, ये बांग्लादेश से शेयर कर रहा है। ठीक है, बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर कर रहा है, नेपाल से बॉर्डर शेयर कर रहा है, भूटान से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन इसकी बहुत, फिर बे ऑफ बंगाल का सीधा एक्सेस मिलता है। डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ये फ्लोरा फौना यहां पे बहुत जबरदस्त है। और फिर भारत की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट से भी ये बॉर्डर करता है,
जहां पर रिसोर्सेज मिलते हैं, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। तो इसीलिए स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पे नॉर्थ ईस्ट से भी ये कनेक्ट करता है, तभी तो हम सितवे पोर्ट यहां पे म्यांमार में बना रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी ये कनेक्ट करता है। तो इसीलिए बंगाल बड़ा जबरदस्त है। बंगालीज यहां पे रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं आप, टोटल अभी बंगाल के 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है ना। बंगाल के मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। इसमें पॉपुलेशन वाइज यहां पे दिया हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन ये देख सकते हैं, ठीक है। टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट, इसमें 24 परगना हो गया, फिर साउथ 24। ये पॉपुलेशन के हिसाब से आप देख सकते हैं। लिटरेसी रेट आप देख लीजिए, यहां पे बंगाल में आपको सब ज्यादातर लोग पढ़े लिखे मिलेंगे, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन वाइज डेमोग्राफी जो है वो उनकी दी हुई है। फिर कोलकाता भी नीचे आता है, कोलकाता की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है अगर आप कंपेयर करो, ओके। तो ये टोटल 23 डिस्ट्रिक्ट है, इस पर अभी हम थोड़ी देर में आएंगे। ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है आप देख सकते हैं, और 213 सीटें जीती हैं, बीजेपी ने 77 सीटें जीती हैं। पिछली बार बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी, तो इस बार 74 एक्स्ट्रा जीती हैं। और टीएमसी का तो वही परफॉर्मेंस रहा है, शानदार। बाकी जो लेफ्ट की सीपीआई मार्क्सिस्ट, एक समय पे 1975 से लेकर पूरा 1999 तक सीपीआई का ही तो राज था। ज्योति बसु बहुत जबरदस्त यहाँ के सीएम थे। वो तो अब ऐसा लग रहा है कि उनकी जमीन तो पूरी की पूरी हिल गई है। उनकी देख सकते हैं 36 सीटें उनकी और कम हो गई हैं, ठीक है। तो ये है हिसाब किताब है। ये भैया है प्यारा प्यारा शेर, बंगाल टाइगर। सुंदरबन में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, और ये इसी के लिए ही फेमस है वेस्ट बंगाल, ठीक है। बंगाल टाइगर्स मिलेंगे। लिटरेसी रेट अगर बात करें तो 77.08% है बंगाल का। सेक्स रेशियो बहुत अच्छा है। बंगाल में लड़कियों को काफी तवज्जो दी जाती है। तो हर 1000 लड़कों में 950 लड़कियां हैं, ओके। मोटो यहां का है सत्यमेव जयते। क्या बात है, ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ। मैंने बताया ना, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर निकले, बंकिम चंद्र चटर्जी, कितने लोगों को मैं बता दूं। मतलब इसकी तो अलग ही लेक्चर बन जाएगा। अगर मैं इंटेलेक्ट, बंगाल के इंटेलेक्ट पे लेक्चर बनाऊं तो अलग ही लेक्चर बन जाएगा। और मुझे ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि जिस स्टेट का इंटेलेक्ट होगा, जिस देश का इंटेलेक्ट ज्यादा होगा, वो देश बहुत डेवलप करेगा, बहुत प्रॉस्पर करेगा। इतिहास में भी दोस्तों बंगाल पे अगर आप मेडिवियल हिस्ट्री देखो तो पसीने छूट गए थे बंगाल को जीतने में। बहुत जबरदस्त रहा है। भारत में जो शानदार इंडियन एम्पायर्स रहे, यहाँ पे पालन्स ने यहाँ पे रूल किया, फिर उसके बाद मौर्यंस के पास भी था ये। हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के लिए काफी यहाँ पे टसल चली है। फिर उसके बाद गुप्ताज ने यहाँ पे रूल किया, सेन एम्पायर था ये कुछ टाइम तक। अब्बासिद कैलिफेट्स भी आई यहाँ पे। फिर बख्तियार खिलजी तो खैर आया ही, वो तो आपको पता ही है पूरी की पूरी स्टोरी, कैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को इस पागल ने डिस्ट्रॉय किया। दिल्ली सल्तनत, बंगाल सल्तनत, बहुत जबरदस्त इतिहास रहा इनका, ओके। और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी तो बंगाल से शुरू हुए थे। आप ये कैसे आप भूल सकते हो कि भारत का पुनर्जागरण, प्रबोधन काल बंगाल से शुरू हुआ है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सब बंगाल से निकले हैं। तो एक तरीके से बंगाल की ही वजह से बंगाल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हमारी आजादी के लिए। जब आजाद हुआ तो पूरी एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी थी। बंगाल में बारिश बहुत होती है, फर्टाइल रीजन है, शुगर केन की खेती, राइस की खेती यहां पे बहुत ज्यादा होती है, सी का एक्सेस है। तो पिसी कल्चर, फिशरीज, यहां पे बंगाली मछली का बहुत ज्यादा दीवाना होता है। अच्छा, मुझे याद है, मैंने अपने पिताजी से एक बार बोला था कि पापा मछली खाने से आंख बहुत तेज होती है, मतलब आंख की रोशनी बहुत अच्छी होती है मछली खाने से। तो मेरे पिताजी ने बोला था, तो फिर ऐसा क्यों कि हर बंगाली की आंख में चश्मा रहता है? ये मुझे एक्चुअली इसका भी जवाब ये है कि बंगाली पढ़ते बहुत हैं। लेकिन दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ तो बंगाल शानदार था। आजादी से पहले, आजादी के बाद पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ज्यादा हुआ है बंगाल में। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, यहां पे पॉलिटिकल वायलेंस, पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी वजह है कि आज बंगाल इतना ज्यादा आगे नहीं बन पाया। हालांकि आपको बता दूं, इकोनॉमी जो है वेस्ट बंगाल की भारत की 6th लार्जेस्ट स्टेट इकोनॉमी है। समझ रहे हैं? इतना ज्यादा बंगाल जो है पैसे देता है। लगभग 12.5 लाख करोड़ जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन पर कैपिटा में बहुत पीछे है, 23वें नंबर पे है ये, 23वें नंबर पे पर कैपिटा की अगर बात करें। ह्यूमन डेवलपमेंट में सबसे पीछे है, 28th नंबर पे। ऐसा है।
दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पे, कौन कौन सी मुझे आप बताइए। तो बंगाल में पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि जैसे आजादी से पहले बंगाल शानदार था, अभी भी हो सकता है। अब हम कुछ चीजें और जान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ज्योग्राफी पे हम इस पे आएंगे कि ये इकोनॉमी है, हम इस पे आएंगे। लेकिन देखिए, वेस्ट बंगाल की बात करें तो ये आपको पता है कि यहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी होकर गुजरता है, और बहुत बड़ा एरिया है। दार्जिलिंग भी, जो दार्जिलिंग बहुत खूबसूरत है, हिमालयन रीजन है, वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। पूरा माउंटेन रेंज जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। संदकफू माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी। तराई रीजन है यहाँ पे, बंगाल प्लेन्स है, गंगा डेल्टा है जो कि इसको बहुत ज्यादा फर्टाइल बनाता है। सुंदरबन डेल्टा बनाता है ये, गंगा ब्रह्मपुत्र के कॉन्फ्लुएंस है सुंदरबन डेल्टा, जो कि हाईली डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पे आपको बंगाल टाइगर्स मिलेंगे, मैंग्रोव ट्रीज मिलेंगे, ठीक है। गंगा जो है वेस्ट बंगाल में गंगा होके गुजरती है, दो में डिवाइड होती है। एक ब्रांच जो है वो बांग्लादेश में जाती है जिसको पद्मा बोलते हैं, और दूसरी जो है वो वेस्ट बंगाल से होते हुए, जिसको भागीरथी और हुगली बोला जाता है, वहां पे जाती है। फरक्का बैराज है जो कि गंगा को फीड करता है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अगर वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो यहां पे पानी की ज्यादा कमी होती नहीं है, क्योंकि गंगा है यहाँ पे। दामोदर एक और ट्रिब्यूटरी है जिसको सौरो ऑफ बंगाल बोला जाता है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे फ्लड आता है। और सौरो ऑफ बिहार किसको बोला जाता है, कौन सी नदी को? कोसी। मैं बोलने वाला था, कमेंट बॉक्स में बताओ। लेकिन चलो, उसमें दोस्तों ऐसा है कि कभी कभी तो नदी अपना रुख बदल लेती है। नदियां जो है ना वो अपना रुख, जैसे एक पाथ पे जा रही है वो दूसरे पाथ पे मुड़ जाएंगी। अब होता क्या है कि बिहार में तो कुछ लोग बताते हैं कि कई बार तो गांव में लोग सो रहे होते और खटिया के नीचे से पानी आने लगता है, ऐसा। तो ये चीज है। हालांकि आपको बता दूं कि यहां के ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत पॉल्यूटेड है। 2017 के हिसाब से लगभग 1 करोड़ लोग आर्सेनिक पॉइजनिंग से ग्रसित हैं यहां पे, ऐसा। क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, और टेम्परेचर यहाँ पे 38 से 45 डिग्री के बीच में रहता है। सारे मौसम जो है वो ये एक्सपीरियंस करता है। बारिश बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मैंने बताया ना बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ है, तो बारिश जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा होती है। फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 में बंगाल के पास टोटल 16,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। तो बंगाल का जो फॉरेस्ट एरिया है 21.23% पूरे देश का फॉरेस्ट एरिया है, जिसमें बंगाल का 18.93% है, यानी कि अच्छे खासे फॉरेस्ट हैं बंगाल के पास। फिर उसके बाद अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें, वेस्ट बंगाल में अगर पॉलिटिक्स आप देखो ना, तो ये थोड़ा सा मतलब दिक्कत किया है इसको। ये देखिए हाईली फर्टाइल है, मैंने बताया ना कि एग्रीकल्चर, आईटी सेक्टर यहां पे सब हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत है गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स जो है वेस्ट बंगाल की। पार्लियामेंट सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम रहेगा। चीफ मिनिस्टर अभी अगर बात करें तो ममता बनर्जी है, काफी टाइम से है ममता बनर्जी जो है। अब इस बार लग रहा था कि शायद एंटी इनकम्बेंसी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद ममता बनर्जी ने शानदार काम किया है। और टोटल जो है वो 295 सीट है लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो ये है। और जो मेन पार्टी है यहाँ पे AITMC, अभी तो TMC है, पहले इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी TMC, अभी बहुत बड़ी हो गई है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, पहले तो ममता बनर्जी कांग्रेस में थी ना। फिर CPI मार्क्सिस्ट का यहां ये गढ़ है, CPI मार्क्सिस्ट का मतलब बंगाल जो है वो लेफ्ट फ्रंट रहा है, ये गढ़ है। लेकिन 2011 के बाद से लगातार ममता बनर्जी जो है वो चुन के आ रही हैं। इससे पहले 1977 से लेकर 2011 तक सबसे ज्यादा चलने वाली जो पार्टी है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही है। 2011 तक दोस्तों, 1977 से 34 साल का लेफ्ट फ्रंट का रूल रहा है। लेकिन जब ज्योति बसु गए तब लोगों का बहुत बड़े लीडर थे वो, एक समय शायद प्रधानमंत्री भी हो जाते, लेकिन फिर वो जो चीज है वो फिर मतलब उतनी सस्टेन नहीं कर पाई। और अभी भी हम देखते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो इलेक्शन जीती है। ओके, इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी पे आते हैं, फिर चैलेंजेस पे आएंगे। एग्रीकल्चर बहुत जबरदस्त रहा है यहाँ पे और लगातार ये बढ़ता रहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो 2004 से लेकर अभी तक बहुत बड़ा है। और जैसा कि मैंने बताया, स्टेट जीडीपी में 6th हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा मतलब 6th हाईएस्ट, ये अच्छा खासा। लेकिन पर कैपिटा में लोगों की जो पर्सनल आय है वो इतनी ज्यादा नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट में भी बहुत पीछे है। पॉवर्टी यहां पे बहुत ज्यादा, गरीबी यहां पे बहुत ज्यादा है।
यहां के गांव उतने ज्यादा डेवलप नहीं है। सर्विसेज सेक्टर यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, 67% कंस्टिट्यूट करता है। बंगाल बहुत, बंगाली जो है वो दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल। इंडस्ट्रीज का 19% है, लेकिन ये धीमे धीमे डिक्लाइन हुआ है। इंडस्ट्रीज का आउटपुट, मतलब इंडस्ट्री बंगाल में आपको मिलेगी नहीं ना। रतन टाटा, वो पूरा आपको पता है, शिंगूर का पूरा जो हुआ था प्रोटेस्ट, नैनो की फैक्ट्री बंगाल में लगाने गए थे लेकिन लगाने नहीं दिया। फिर उसके बाद आदित्य बिरला का भी सभी को पता है कि क्या, मतलब बंगाल में इंडस्ट्रीज को इतनी जगह नहीं मिलती क्योंकि लेफ्ट का राज रहा है यहाँ पे। तो लेफ्ट का जहां पे राज रहेगा, देखो भाई, कम्युनिज्म सीधे सीधे बोलता है इक्वालिटी लेके आओ। जब कार्ल मार्क्स आए तो उनका सीधा यही नारा था कि ये जो 100% आउटपुट है, इसमें 99% तो ये मालिक खाता है, 1% तुम वर्कर्स को देते हो। तो इक्वालिटी लेके आओ, सर्वहारा, जो आम जनता है, जो लेबर क्लास है, उसके हाथ में पूरी पावर रहेगी। तो इसीलिए लेफ्ट फ्रंट ने किसी कंपनी को, कोई बड़ी कंपनी को यहां पे आने ही नहीं दिया। इनफैक्ट यहां पे अगर कंपनी अपने प्लांट भी लगाती थी तो प्रोटेस्ट हो जाते थे, हिंसा होती थी। लेकिन बाद में पता चला, जब सब कुछ हो गया खत्म, तब 1990s के बाद, देखिए भाई, इंडस्ट्री के बिना आप कैसे एम्प्लॉयमेंट देंगे? ठीक है, बहुत सारे एक्सपर्ट ने बोला है कि कार्ल मार्क्स का विजन काफी यूटोपियन है, क्योंकि आपको इंडस्ट्री चाहिए ना, एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में कितना। इसीलिए आप देखते हैं कि बंगाली जो है वो दूसरे स्टेट्स में जाता है, वो दूसरे स्टेट में शानदार काम करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो चाहे साइंटिस्ट हो, वो बाहर जाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि उनको पढ़ने का शौक होता है। बंगाल में बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज नहीं है। हालांकि बंगाल में, मेरे ख्याल में बंगाल तो हब होना चाहिए, एजुकेशन का हब बनाना चाहिए बंगाल को। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, आईआईटी बनाओ। एनआईटी दुर्गापुर है, बट बहुत बड़ी, मतलब वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगी जो इंडिया लेवल पे भी कंपीट कर सके। तो इसीलिए बंगाली जो है वो बाहर जाता है पढ़ने के लिए। और ये बड़ा देख के दुख होता है कि एक समय वेस्ट बंगाल, सब कुछ यहीं से निकला है। प्रेसिडेंसी कॉलेज भले ही वेस्ट बंगाल में है, लेकिन कहते हैं ना कि यहां तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक जबरदस्त यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम कमाल होना चाहिए। लेकिन लिटरेसी रेट यहाँ का काफी ज्यादा है, लोग पढ़ते हैं, ये इनके खून में, पढ़ना इनके खून में है। म्यूजिक, डांस, ये जो कल्चर है ना, कल्चर बंगाल का काफी डाइवर्सिफाइड है। एग्रीकल्चर यहाँ का लीडिंग सेक्टर है। सबसे स्टेपल फूड क्या है? चावल। चावल की खेती के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए, तो जाहिर सी बात है जहां पे पानी होगा वहां पे चावल शुगर केन की खेती होगी। तो राइस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है यहाँ पे। बंगाली के घर में आपको चावल जरूर मिलेगा, दाल भात। फिर उसके बाद पोटैटो हो गया, जूट, शुगर केन, जूट की खेती यहां पे बहुत ज्यादा होती है। ये टॉप 5 क्रॉप्स है, राइस, पोटैटो, जूट, शुगर केन एंड व्हीट। स्टेट के 5 ऐसे क्रॉप है जो स्टेट को बहुत ऊपर लगते हैं। और फिर हम चाय को कैसे भूल सकते हैं? दार्जिलिंग में आपको हाईएस्ट क्वालिटी टी मिलेगी, बहुत जबरदस्त। पोर्ट है यहां पे, हल्दिया पोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर यहां पे आपको मिनरल्स मिलेंगे। तो ये सब कुछ है। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ये सब है यहां पे। इंडस्ट्री जो है वो अब बढ़ने लगी, पहले तो इंडस्ट्रीज का नामो निशान नहीं था। 2000 के बाद जब ये पता चला कि इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेगी, तब यहां पे इंडस्ट्रीज लगना शुरू हुई। लेकिन वही है ना कि अभी भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो यहां पे आपको नहीं मिलेंगे। वो ऑफिसेज आपको कलकत्ता में भले मिल जाएंगे, लेकिन बाकी एरिया का उतना डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा डरते हैं कि ऐसा ना हो कि कल को कुछ हो जाए और प्रोटेस्ट हो जाए। क्योंकि ऐसा हुआ है पहले, इंडस्ट्रीज 1997 1998 में 5% पे आ गई थी। क्या विश्वास करेंगे? काफी ज्यादा सेंटर पे डिपेंड रहा है बंगाल। सेंटर ने काफी असिस्टेंस दिया है। आजादी के बाद वेस्ट बंगाल पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प पे डिपेंडेंट रहा है। इनफैक्ट 2011 में भी काफी फाइनेंशियल डेट थी, अगर बंगाल की बात करें। यह हिसाब किताब था। जो ग्रॉस डोमेस्टिक जीएसडीपी है 2004 से 2000 तक 13.9% थी। एवरेज जो है वो 15.5% है स्टेट्स का। यहां पे बंगाल की थोड़ी सी कम है। तो ये अब जो है बंगाल डेवलप हो रहा है, अब इंडस्ट्रीज लगा रहा है, उतनी नहीं, लेकिन हां अब उनको पता चला है कि जरूरी है। फिर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बंगाल में ट्रांसपोर्ट, स्पेशली कलकत्ता का ट्रांसपोर्ट तो शानदार है। सबसे पहली मेट्रो तो बंगाल में ही चली थी। ट्रैम भी यहां पे आपको देखने को मिलेगी। अब तो कुछ ट्रैम्स में आपको लाइब्रेरी बना दी गई है, क्योंकि बंगालियों को पढ़ने का बहुत शौक होता है, मैं कई बार बता रहा हूं। और नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट भी यहां पे चलाए जा रहे हैं। रेलवे रूट जो है वो अच्छा है। कलकत्ता जो है वो इंडियन रेलवे ईस्टर्न और सदर्न जोन का हेडक्वार्टर है। कोलकाता मेट्रो यहां पे शानदार है। ठीक है, तो
ये चीज है, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है वो तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। सबसे बड़ा एयरपोर्ट यहां पे नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कलकत्ता में है, ज्यादातर फ्लाइट्स आपको यहीं पे मिलेगी। फिर उसके बाद भारत का जो पहला प्राइवेट एयरपोर्ट है काजी नाजरुल इस्लाम एयरपोर्ट, वो भी यहां पे आपको मिलेगा आसनसोल दुर्गापुर में। ठीक है, ये चीज है। ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली यहां पे रिवर के थ्रू बहुत अच्छा होता है, क्योंकि गंगा भी है और पोर्ट का एक्सेस भी है। तो कोलकाता पोर्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हल्दिया पोर्ट जो है, जो भी कार्गो जो भी पैसेंजर सर्विस होती है वो यहां से ऑपरेट होती है। फिर आप ये देखिए दोस्तों, जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ये तो चलिए अभी रिलीजियसली काफी ज्यादा डाइवर्स है। अगर वेस्ट बंगाल के रिलीजन की बात करें तो आप देख सकते हैं 71% हिंदुइज्म है, फिर बाकी इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी, तो काफी डाइवर्सिफाइड है। उसके बाद आप अगर लैंग्वेज की बात करें तो बंगाली यहां पे सबसे ज्यादा बोली जाती है। अभी 10 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है और लगातार ये बढ़ती गई है। ये आप देख सकते हैं 9,12,76,115 टू बी वेरी प्रिसाइज। अभी 10 करोड़ के पार चली गई होगी। 2021 का सेंसस आना बाकी। लिटरेसी रेट जैसा कि मैंने बताया, नेशनल रेट 74.04% है, यहां का लिटरेसी रेट 77.08% है, 3% ज्यादा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 70 साल की है, नेशनल 68 है, यहां पे 70 साल लोग जीते हैं। लेकिन हां, गरीबी ज्यादा है, गरीबी बंगाल में काफी ज्यादा है। आपको बता दूं कि लगभग 20% लोग, हर 100 में से 20 इंसान बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा है, बीपीएल। हालांकि आपको बता दूं कि 10 साल पहले और ज्यादा थी, 32% थी, 31.8% थी 2000 के आसपास, अब ये जाके 20% पे आई है। तो गरीबी यहां पे ज्यादा है। फिर बंगाल ने 2017 में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन भी यहां पे जो है वो अचीव किया था। कल्चर की बात करें, टूरिज्म पे मैं आ रहा हूं, कल्चर की बात करें तो कल्चर तो दोस्तों बहुत ज्यादा डाइवर्स है। बंगाल का कल्चर तो पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ की जो दुर्गा पूजा है, लिटरेरी हेरिटेज है ना, वो तो सभी ने यहाँ पे संभाल के रखी है। यहाँ पे म्यूजिक, यहाँ से क्लासिकल म्यूजिक निकलता है। यहाँ पे लोग, यहाँ पे कल्चर के दीवाने, स्पोर्ट्स के दीवाने हैं यहाँ पे। और इतने बड़े बड़े लोग निकले हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दक्षिण रंजन मजुमदार हो गए, फिर स्वामी विवेकानंद हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, क्या ही बताऊं मैं, काजी नजरुल इस्लाम हो गए। इतने सारे लोग दोस्तों कि नाम कम पड़ जाएंगे। संजीव चट्टोपाध्याय हो गए, बुद्धदेव गुहा हो गए, पता नहीं, मुझे तो अब तो नाम भी नहीं याद है। और जैसा कि मैंने बताया, म्यूजिक के दीवाने हैं ये लोग। फोक म्यूजिक जो है, इसमें गंभीरा आता है, भवैया आता है, ये सब शाम संगीत भी यहां पे होता है। और दुर्गा पूजा तो यहां पे बहुत भव्य तरीके से मनाई जाती है। अच्छा, फिल्म्स का भी, आर्ट में बंगाल सबसे आगे रहा है। फिल्म्स की बात करें तो वेस्ट बंगाल, बंगाली फिल्म बहुत ही क्लासिक होती हैं। बड़े बड़े जो फिल्म राइटर्स है ना, बंगाल से निकलते हैं। सत्यजीत रे को कौन भूल सकता है, सत्यजीत रे की तो मैंने बायोग्राफी रिव्यू की है कि नहीं। तो आर्ट एंड कल्चर में बंगाल सबसे ऊपर रहा है। फेस्टिवल्स, दुर्गा पूजा इज द बिगेस्ट फेस्टिवल, जो यहाँ पे बहुत दुर्गा पूजा में तो सड़कें रुक जाती हैं, शहर रुक जाता है। और सच में अगर आपको त्योहार देखना है तो एक बार बंगाल में दुर्गा पूजा देख लीजिए, मजा ही आ जाएगा। बाकी सब कुछ मजा मनाया जाता है यहाँ पे, लक्ष्मी पूजा, जन्माष्टमी, मतलब डाइवर्स है। अच्छा, टूरिज्म पे अब हम आ जाते हैं। सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, टूरिज्म एक ऐसी चीज है जो बंगाल में बहुत अच्छे से डेवलप हो सकता है, और मेरे ख्याल में इस पर ध्यान भी देना चाहिए। संदकफू हो गया, सुंदरबंस हो गया, दार्जिलिंग तो सब जाते ही हैं, तो अच्छे खासे लोग आते भी हैं। आपको पता है कि शाहरुख खान इस समय वेस्ट बंगाल टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कलकत्ता को सिटी ऑफ जॉय बोला जाता है, खुशियों का शहर कलकत्ता है भी वो, क्योंकि वहां पे सब कुछ बहुत तगड़े तरीके से मनाया जाता है। वो एक ऐसा शहर है, बहुत पुराना शहर, और एक ऐसा शहर है जहां पे आप जाएंगे तो अपने आप ही पॉजिटिविटी आने लगेगी, ऐसा है। हेड ऑफिसेज भी यहां पे हैं, और विक्टोरिया मेमोरियल हो गया, हावड़ा ब्रिज हो गया, हुगली ब्रिज हो गया, फिर स्कॉटिश सेमेट्री हो गया। क्योंकि देखिए, ब्रिटिशर ने यहाँ पे आर्किटेक्चर में काफी डेवलपमेंट किया, बंगाल को हब बनाया, कलकत्ता को उन्होंने हब बनाया, क्योंकि बंगाल प्रेसिडेंसी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। सुंदरबन नेशनल पार्क हो गया, न्योरा वैली नेशनल पार्क हो गया, ये सब आपको बंगाल में मिलेंगे। सीधा दार्जिलिंग चले जाइए,
बांग्लादेश से हम देखते हैं कि यहां पे बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। सी बीचेस आपको मिलेंगे, बे ऑफ बंगाल में चिल करने चले जाइए। हिल स्टेशन जैसा मैंने बताया, फ्लोरा फौना कल्चर क्यूजीन्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। लेकिन दोस्तों वही है ना कि वेस्ट बंगाल को और ज्यादा डेवलपमेंट चाहिए, इसको टूरिज्म हब बनाने की जरूरत है। अगर हम टूरिज्म पे ज्यादा फोकस करें वेस्ट बंगाल पे, क्योंकि देखिए कलकत्ता के अलावा बहुत ज्यादा एरिया यहां के डेवलप नहीं है, ठीक है। बाकी जो एरियाज है 23 डिस्ट्रिक्ट में से ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट उतने डेवलप्ड नहीं है, तो वहां पे टूरिज्म इतना पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जैसे झारखंड में है ना, वैसे ही बंगाल में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन डेवलपमेंट उतना नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये सब तो हो ही गया, पॉपुलेशन आप देख ही सकते हैं। चैलेंजेस देखिए, पॉलिटिक्स मैंने बताया, पॉलिटिक्स तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ पे पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे जो लोग हैं ना, यहाँ के लीडर्स भी कम्युनिज्म, ठीक है, यहाँ के जो लीडर्स हैं वो लोगों को बताएं कि देखिए इंडस्ट्रीज जरूरी है, कुछ इंडस्ट्रीज तो यहाँ पे लगानी पड़ेगी, लेकिन लोग भी नहीं चाहते। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी जमीनें छिन जाएगी। इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। बंगाली जो है वो बाहर जाके नौकरी करता है। कम्युनिज्म में भी प्रॉब्लम है। कम्युनिज्म की देखिए, कम्युनिज्म वही मैंने बताया ना कि 2011 तक लेफ्ट का रूल रहा है। बाद में पता चला कि इंडस्ट्रीज लगानी जरूरी है। अब जैसे चाइना का आप एग्जांपल लीजिए, आपको चाइना कम्युनिस्ट नेशन लगता है? वाकई नहीं है, वो बिल्कुल कैपिटलिज्म है वहां पे, लेकिन वहां का अपने हिसाब से उनका कैपिटलिज्म उन्होंने किया, आत्मनिर्भर हो गए। तो इसी तरीके का बंगाल को भी मॉडल अपनाना चाहिए। इंडस्ट्री जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल, मतलब ऐसा ना हो कि लोगों को भी उनका हक मिले, वैल्यू बेस्ड कैपिटलिज्म पे फोकस करना चाहिए। फिर इंडस्ट्रीज नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत यहां पे काफी ज्यादा है। रियल प्रॉब्लम यह है कि गरीबी बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा आपको, क्योंकि बहुत गरीब लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे काफी ज्यादा लोग रहते हैं बंगाल में, तो गरीबी बहुत ज्यादा है बंगाल में। इंडस्ट्रीज के लिए आपको जमीन चाहिए, तो लैंड एक्विजिशन यहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल है। सरकार को यहां पे रेगुलेट करना चाहिए, प्राइवेट पार्टीज, और जो मतलब ऐसा हो कि यहां पे लोग अपनी जमीन देते नहीं, और यहां पे लीडर्स भी कहते हैं कि अपनी जमीन बिल्कुल मत दो। लेकिन दोस्तों इंडस्ट्रीज लगाने के लिए आपको जमीन चाहिए, तो ऐसा मॉडल बनाए जो एक कंस्ट्रक्टिव मॉडल हो, लोगों को भी बहुत अच्छा खासा पैसा मिले और सरकार को भी बहुत अच्छा पैसा मिले, ताकि बंगाल जो है वो डेवलप हो। कंपनसेशन प्रॉपर हो, अगर आपने लैंड लिया है तो उसको 4 गुना ज्यादा कंपनसेशन दो, ताकि किसी को कोई शिकायत रहे ही ना। लेकिन इसमें अगेन सरकार का बहुत बड़ा रोल होगा, स्पेशली जो बंगाल में है। वेस्ट बंगाल के लीडर्स को लोग मतलब काफी ज्यादा मानते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत कम है यहां पे। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो अपने आप पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है वो नीचे जाएगी ना। अब ये कौन करेगा? ये स्टेट करेगा। पब्लिक फाइनेंस की भी दिक्कत है यहां पे। देखिए इंडस्ट्रीज नहीं है इतनी ज्यादा, सर्विस सेक्टर है, लेकिन सर्विस सेक्टर तो बाहर ही चला जा रहा है। एग्रीकल्चर है, तो इसीलिए मैंने बताया ना कि काफी सेंटर पे डिपेंडेंट रहता है। तो पब्लिक रेवेन्यू सोर्सेस कहां से होगा? इंडस्ट्रीज से होगा। तो इंडस्ट्रीज लगाओ, उन पे टैक्सेस लगाओ। फिर टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेज भी वेस्ट बंगाल में होने चाहिए, लेकिन दोनों ही लो हैं, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट काफी ज्यादा हो जाता है। खर्चा बहुत कम है, खर्चा काफी ज्यादा, कमाई बहुत कम है। तो रेवेन्यू जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है, रेवेन्यू घटता जा रहा है। टैक्स रेवेन्यू कैसे इंप्रूव हो सकता है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से। नए आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगे, उनसे टैक्स लीजिए, ये चीज है। फिर एजुकेशन भी एक थोड़ी दिक्कत है। देखिए लिटरेसी रेट डेफिनेटली यहां पे बहुत ज्यादा है, बट जैसा कि मैंने बताया अभी रिसेंटली यहां पे चीजें उतनी ज्यादा इंप्रूव नहीं हो रही हैं। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी आप बनाइए, इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो हर किसी को मतलब जाना ही ना पड़े बाहर, बल्कि लोग बाहर से आए। चाइल्ड न्यूट्रिशन की यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, चाइल्ड स्टंटिंग की यहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हेल्थ सबसे बड़ी दिक्कत है। आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल जो है ऑल इंडिया एवरेज की बात करें तो काफी नीचे है ये। हेल्थ की अगर बात करें, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, पब्लिक सेक्टर पे पूरा डिपेंडेंट है, सरकार पे पूरा डिपेंडेंट है, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा डेवलप हो ही नहीं पाया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टाइप का कुछ करना चाहिए। अब डेफिनेटली सरकार अपने उस पर कर रही होंगी, लेकिन दोस्तों कर रही होती तो दिख जाता। जैसे साउथ में बहुत डेवलपमेंट है, हद से ज्यादा, क्योंकि वहां का मॉडल अलग है। अब मैं बताऊंगा, अगली केस स्टडी आपको कौन से स्टेट पे चाहिए मुझे बता दीजिए। बंगाल एक, अब देखिए लेक्चर खत्म हो गया, लेकिन बस लास्ट में ही बोलना ये चाहूंगा कि बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो पूरे भारत को अपने कंधे पे उठा सकता है, क्योंकि वो हाईली फर्टाइल है, वहां पे जमीन है, वहां के लोग बहुत मेहनती है, वहां के लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं।
अब वक्त आ गया है कि कुछ करें। ममता बनर्जी को अब ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो जो पूरा पुराना फॉर्मूला है ना, वो अब चलने वाला नहीं है। अब लोगों को रोजगार चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा। खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।